नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज आम बजट पेश हुआ और आम बजट पेश होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला। ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार को घेरा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। वहीं टीएमसी नेता ओब्रायन ने बजट पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन हकीकत में कुछ भी गरीबों को नहीं मिलता है। सरकार गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों की परवाह नहीं करती। बजट में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के बजट को पेश किया। बजट में आम नागरिकों को राहत नहीं मिली है। आम नागरिक को इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। हालांकि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इस बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बड़ा नियम लाया गया है। बजट में प्रस्ताव है कि अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30% टैक्स लगेगा। तो आज जो बजट पेश किया गया है उस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो इस बजट के बाद क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा होगा, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ ट्रेड एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रदीप जी। शुरुआत डॉक्टर रवि सिंह जी आपसे ही करूंगा। बजट पेश हो चुका है, सब कुछ साफ हो चुका है, किसे क्या मिला क्या नहीं मिला, पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर आपकी। देखिए, काफी नपा तुला बजट यहाँ पर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो आपका प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने क्लियर किया था कि अब जो बजट में जो गाइडलाइंस आएंगी वो काफी हद तक आगे इकोनॉमी किस तरीके से मूव करेगी उस पर क्लियरिटी देगी। हालांकि ये बजट ऐसा लगता है कि 1 साल का नहीं 25 आगे के 5 सालों के लिए बजट है। और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं से 2016 से अब तक थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है इस चीज को लेकर के कि वो 1 साल का बजट पेश करे या 5 साल का बजट पेश करे। क्योंकि बजट में सबसे खास बातें देखिए ये होती है कि 1 साल में क्या खर्चे किए जाएंगे और कितना खर्चा हुआ उसका भी एक बार अगर हिसाब यहाँ पर दिया गया होता तो काफी अच्छा होता। लेकिन फिलहाल सरकार की सोच की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी है। जीडीपी के जो 2025 और 2026 तक के फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है 4.5% रखा जाएगा। यहाँ पर 22 से 23 की बात की गई है 6.5% के करीब का फिस्कल डेफिसिट रहेगा। इस समय सरकार के पास रिजर्व काफी ज्यादा है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है 22 और 23 में 39.45 ट्रिलियन रुपीस का किया है। तो ओवरऑल एसेट एलोकेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये धरातल पर कितना उतरेगा ये एक यहाँ पर एक सवाल उठता है। दूसरी तरफ है कि जो आम आदमी है और जो खास तौर से यहाँ पर लोग ये उम्मीद लगा कर बैठते थे कि उनके लिए टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, कुछ महंगाई से राहत मिलेगी, खाने के सामान यहाँ पर सस्ते होंगे, तेल यहाँ पर सस्ता होगा, उसमें कहीं ना कहीं से सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। तो एक नपा तुला बजट है, विजनरी बजट है, लेकिन
आम आदमियों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जरूर दिखाई देता है। अब लास्ट फैक्टर की मैं यहाँ पर बात करूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। अगर आप जब नौकरियों की भी बात करें तो मुझे याद आता है, आज मैं कंपैरिजन देख रहा था कि 2016, 2017 10वां बजट ये सरकार यहाँ पर पेश कर रही है और 1 करोड़ की नौकरियों के वादों से घटते घटते अब 60 लाख नौकरियों तक पहुंच चुके हैं। और फिर भी अभी धरातल पर कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आम आदमियों की नजर से बजट में उनके लिए लुभावना यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन सरकार ने विजनरी बजट दिया है और मुझे लगता है कि शायद अभी 2025 या 26 तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आगे क्या होगा, इकोनॉमी किस तरीके से सर्वाइव करेगी, ये तब देखने के मुद्दे यहाँ पर हैं। ठीक है, अन्य मुद्दों पर मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए। प्रदीप गुप्ता जी, व्यापार के नजरिए से देखें, एक व्यापारी के नजरिए से अगर देखें इस बजट को, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि जो बजट में इन्होंने जो कार्बन टैक्स घटाया है, तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने, इसकी बात हमारे सुन रही है, तो और भी ये 12% भी लेंगे और अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये, जो इंफ्रा के लिए इन्होंने भी 35% खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, उसके लिए देश में काफी रोजगार मिलेगा। देखिए, रवि जी ने एक बात कही कि सरकार की जो कभी कह रहे थे कि सबसे पहले बजट में सरकार ने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, 1 करोड़ की 2 करोड़ की बात करी थी और उसको घटाकर 7 लाख पे आए। तो रोजगार कभी हमारा देश का लोगों को रोजगार मिलेगा जब देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जीडीपी बढ़ेगी हमारी, और जीडीपी तभी बढ़ेगी जब हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए जो स्टेप लिए हैं मैं उसका स्वागत करूंगा। उससे सरकार का हिस्सा बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और देश में कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार की समस्या जो बड़ी समस्या है उसकी लगाम लगेगी। लेकिन अगर महंगाई की दृष्टि से देखा जाए, महंगाई आज देश का महंगा हो गया, जो सरकार ने 1-2 महीने पहले रियायतें करी है, फिर भी तो दूसरे पैसों का हुआ 6 महीने के अंदर खाने पीने के आइटम लगे हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई लगाम नहीं है, इसकी बराबर मांग रही है हमारे आम जनता की भी। इसको जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जो उसमें कम से कम रियायत करी जाए, ताकि उद्योग जगत को जो सामान आता है व्यापारी का कहीं ना कहीं आता है, आपको कहीं ना कहीं कमी आएगी, कहीं ना कहीं सस्ती मिल पाएंगी लोगों, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा डालना बहुत आवश्यक है। अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं जा पाएगा तो कैसे वो पैसा बाहर निकल के आएगा, कैसे उसको जो है सरकार के खजाने में जा पाएगा, कैसे चीजें में बढ़ पाएगी। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि भारत के अंदर इस प्रकार से आम लोग परेशान रहे हैं, आम लोगों को कहीं ना कहीं पैसा में कटौती रही, कहीं ना कहीं किराए का लोड रहा, कहीं ना कहीं जो लोगों को मिली थी कि सरकार उन लोगों को स्कूल देगी, चाहे वो हाउसिंग लोन देगी, चाहे वहां पे दायरा बढ़ाएगी, वहां कुछ नजर नहीं आया बजट के अंदर। यही कुछ टैक्स लेकर जो इनको नजर आया जो आम जनता उम्मीद करेगी। लेकिन ये बजट जिस प्रकार से सरकार ने पहले बजट किए हैं, जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी कि बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, तो जो है हवाई अड्डे बनेंगे, तो मेरा मानना है इसको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाई है, कुछ रास्तों पर करने की कोशिश करी गई है। और सरकार को मैं यही मानता हूँ कि सरकार जो हमारे जो व्यापारी है ऐसा नहीं क्षेत्र में है, वो 7% है। सरकार का बजट ऐसा होना चाहिए कि हम उनकी भी तकलीफ देख सके, जो छोटे छोटे व्यापारी है जो कि बजट के दायरे में आते ही नहीं है, ना उसका कोई इंश्योरेंस को पता है, उसका उनको से नहीं ला पाते। अभी तक हम उनको अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं जोड़ पाए। अगर हम उनको जोड़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो पाएगा, ताकि तो छोटे छोटे रोजगार के साधन भर पाएंगे। और दूसरे एक बात और कहूंगा ट्रांसपोर्ट के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, हमें चाइना से सीखना पड़ेगा, हमें बड़ी बड़ी चीजें सीखना पड़ेगा। अगर हमें अपने देश को ऊपर लाना है, विश्व स्तर पर बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पड़ेंगे, जहां तक से हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को जो हमारे प्रधान होते हैं कहीं पर एक बिल्डर सिस्टम के लिए, जो सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं खराब है, सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। चाहे जीएसटी का सिस्टम हो, चाहे हमारे बिल्डर सिस्टम हो, चाहे हमारा रेलवे सिस्टम हो, सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जिसमें सरकार ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत होता है कि 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो अपने उसको सुधार कर सकता है। ये भी एक अच्छा कदम है। तो कुल मिला के बजट जो है सफलता बजट है, बाकी लोगों को स्वागत करना चाहिए सरकार का कि ऐसी विश्व सरकार जो है कहीं ना कहीं बहुत पैसा भी होते नहीं है। अगर सरकार का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा उम्मीद करना तो आधार करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। रवि सिंह जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रदीप गुप्ता जी ने उठाई कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं हैं, जो अर्थव्यवस्था के साथ अभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है,
क्या लगता है कि जब वो व्यापारी जो उस टैक्स की श्रेणी में नहीं आता है, अभी बाहर है अर्थव्यवस्था के उस चक्र से, जब जुड़ेगा तो कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बताने की जी। कोशिश करता हूँ, और प्रदीप जी तो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, खासतौर से ट्रेड को लेकर के काफी क्लियरिटी से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जी। अभी देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है कि क्या चीजें सस्ती हुई है। कपड़ा सस्ता हुआ, चमड़े के सामान सस्ते हुए, जी। मोबाइल सस्ता होगा, फोन चार्जर सस्ते होंगे, जी। जूते सस्ते होंगे, और जो हीरे जवाहरात गहने इस्तेमाल करते हैं वो सस्ते होंगे, जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ पर सस्ती होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जी। जो कि जरूरी रसायन है उनके कस्टम पे यहाँ पे छूट दी गई है, जी। स्क्रैप और साथ ही मेथनॉल को रासायनिक पर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी छूट दी गई। तो जी। ओवरऑल अगर देखें तो ये छोटी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट तो है ही नहीं। जी। जो चीज मुझे लग रहा है प्रदीप जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, और छोटी इंडस्ट्री को यहाँ पर, या फिर जो छोटे गृह उद्योग हैं या जो लोग छोटे व्यापारी हैं, उनको अभी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए, इससे पहले भी सरकार ने बहुत सी भविष्यवाणियां की तरीके से बातें करी हैं, बहुत से लोन बांटने की बात की है, लेकिन वो लोन एक्चुअली में लोगों तक पहुंचे नहीं, या फिर वो कहीं ना कहीं से उस कैटेगरी को लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और छोटे जो छोटे यहाँ पर कारोबारी हैं वो उसको उस दायरे में नहीं आ पाते। इससे उनकी समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हैं, और इनको अगर सिस्टमैटिक किया जाए, सरकार की रणनीति अच्छी बनाई जाए, तो इसलिए कि जो इस समय हमारे गृह उद्योग है, अगर आप छोटे गृह उद्योग की बात करें तो लगभग 53 लाख जो है वो गृह उद्योग है, जो कि छोटे मोटे बड़े सभी लेकर के लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो इकोनॉमी में यहाँ पर सपोर्ट होगा, तो जो फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पर बात की गई है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है वो 4.5% रहेगा, वो और भी कम हो सकता है, 4% तक ही रह सकता है। तो छोटे गृह उद्योगों को सपोर्ट देने की ज्यादा जरूरत है, और बहुत ही ईज करने की जरूरत है यहाँ पर बैंकिंग पॉलिसीज को, जिससे कि आसानी से बिजनेस को चलाया जा सके। क्योंकि सरकार यहाँ पर अभी नौकरियां उतनी नहीं दे पा रही, तो कम से कम उनको छोटे उद्योगों को यहाँ पर हेल्प करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को कारोबार हो सके और नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिल सके। दूसरा, अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी हर बार के बजट में पिछले कुछ सालों से ये उम्मीद लगाता चला आ रहा है कि टैक्स स्लैब चेंज होंगे और उसे कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी। इस बार भी काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ है। 2014 से टैक्स स्लैब नहीं बदला है, जबकि दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स है उसे कम कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो पूछेगा ही कि भाई मेरे लिए इस बजट में क्या है। देखिए, अभी सरकार ने, इससे पहले अगर आपको याद हो तो सरकार ने यहाँ पर एक आंकड़ा जारी किया जिसने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन लगभग 1,40,000 करोड़ का जनवरी का जीएसटी का कलेक्शन है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर ओवरऑल अगर पूरे एक फाइनेंशियल सेक्टर को देखें या ग्रोथ सेक्टर में जो इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही, तो जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर सरकार बढ़ा है, और उनके पास ये ऑप्शन है कि जो भी 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं उनको, उनमें से नौकरी पेशा, क्योंकि आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जो तेल, खाने का तेल आप खरीदते थे 100 रुपए लीटर, वो आज 180 रुपए से 200 रुपए लीटर है। दूसरी तरफ अगर आप चावल दाल की बात कर ले तो उसके रेट कम से कम 30% यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, सरकार ये जरूर कहना चाहती है कि इससे हम अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग हैं या जो किसान भाई रहे हैं उनकी इनकम को डबल करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अब आम आदमी के पास क्या बजट का है, आज 1,40,000 के टोटल आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है इनकम टैक्स में, जो कि आपकी महंगाई के हिसाब से कम आपके 3.5 लाख रुपए की वैल्यू बनती है। तो मुझे लगता है कि शायद आम आदमी कहीं ना कहीं से ये देख रहा था कि उसको जो टैक्स छूट है उसमें भी 20%, 30% की बढ़ोतरी मिले और उसको वहां पर टैक्स की छूट मिले, तो ये बजट अपने आप लुभावना भी हो जाता, आम पब्लिक के लिए भी हो जाता। हालांकि सरकार ने एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इन सबको तो ज्यादा फोकस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से आम आदमी के लिए किसी छूट यहाँ पर दी है कि आम आदमियों को ध्यान नहीं रखा गया, उनको थोड़ा सा ठगा सा फील हो रहा है यहाँ पर कि कम से कम सरकार को इनकम टैक्स पे यहाँ पर रियायत जरूर देनी चाहिए।
प्रदीप गुप्ता जी, आपकी क्या राय है, जो ये टैक्स स्लैब है इसमें चेंज नहीं हुआ इस पर? देखिए, मैं सहमत हूँ रवि जी की बात से कि टैक्स के अंदर हर आदमी को उम्मीद की, हर बार उम्मीद करता है हर आदमी कि टैक्स में रियायत मिलेगी, हाउसिंग लोन के अंदर रियायत मिलेगी, हाउसिंग लोन के टैक्स में रियायत मिलेगी, उसके ब्याज में रियायत मिलेगी, कहीं पर कुछ नजर नहीं आया। तो सरकार अगर वो टैक्स पर रियायत देती तो पैसा सरकार के पास वापस लौट के आ जाता, अब व्यवस्था और मजबूत होती। देखिए, और कंट्री में जितनी भी कंट्री है सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार टैक्स के मारे, इनकम टैक्स के मारे, जीएसटी के मारे और दुनिया भर के टैक्स मारे में लगे हुए हैं। हम कहीं जाते हैं हर चीज में टैक्स है, तो टैक्स में रियायत और दो रियायत कोरोना काल के अंदर लोगों को पैसा नहीं है, जीडीपी ग्रोथ आप बढ़ा रहे हो, उस तरफ आपको संतुलन बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको छोटे व्यापारियों को ध्यान देना पड़ेगा और बड़े व्यापारियों को। तो बड़े व्यापारी आज जो ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है उससे भी बड़े व्यापारी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी सिस्टम लाना पड़ेगा। कई बार आंदोलन हुए पर के अंदर कि भाई इस तरीके से करा जाए कि वो व्यापारी उनका व्यापार नहीं कर पा रहा, वो कहीं ना कहीं अपने को खड़ा सा महसूस कर रहा है, कोई सा इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर मैं बिल्डर की दृष्टि से जुड़ा हूँ, बिल्डरों को भी हम कई बार से मांग कर रहे हैं सरकार को कि बिल्डरों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। बिल्डर से 269 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, डायरेक्ट तरीके से तो बता देंगे 269 इंडस्ट्री जो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। सरकार का ध्यान वहां बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां से हर कंट्री की तरक्की इसको होती है, काफी मोटा पैसा सरकार पे आता है। तो सरकार ने इसमें 5% जीएसटी लगाई, तो पहले 1% टैक्स था, तो कहीं ना कहीं जीएसटी में ऐसे मौके पर जब कोरोना काल चल रहा है क्या सरकार याद दे सकती है की होगी के अंदर। दूसरे इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, बिल्डर की हमारी मांग रही है उससे क्या होता है कि बिल्डर को जो मोटे ब्याज का पैसा मिलता है वो मकान सस्ते से होता है। आज पैसा और ज्यादा सरकार को मिलता, सरकार को और ज्यादा पैसा लौट के आता और ज्यादा लोग मकान ले पाते, कहीं ना कहीं से छूट होती, कहीं ना कहीं बिल्डर को छूट होती। तो सरकार को तो उम्मीदें थी जो हर बार भी करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमें बुनियाद देने को नजर नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी नजर आई तो सरकार की मैं दोबारा विकसित करना चाहूंगा, तो सरकार ने कारपोरेट टैक्स कम कराया, इसी प्रकार से सरकार को कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए, तो उससे संतुलन बन जाता। तो पैसा जो है वो सरकार पे कहीं ना कहीं घूम के आता। दूसरी बात ये, आज हमारा देश अगर हमें और देशों के ऊपर में जाना है, हमें कहीं अपने देश को ऊंचाई से ले जाना है, तो सरकार को हमारी जो इंडस्ट्री है आज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर अभी पैसे का अभाव है, वो पैसा सरकार का सिस्टम के द्वारा नहीं जा पाता, क्योंकि आज सरकार ने कहीं ना कहीं जीएसटी लगाई है, जीएसटी में लोगों को उतार रखा है, जीएसटी में कई बार काउंसिल मीटिंग हो चुकी है, ऊपर मीटिंग हो चुकी है, जीएसटी में निकल भी सुधार करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सरकार को सिस्टम नीति करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ध्यान ज्यादा जाता है, तो सरकार को सिस्टम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार करके जो बजट पूरा करते हैं हर साल, बजट करके लेकर आना चाहिए। बजट जो है साल में तो आ जाता है, तो खोल रहा हूँ डॉक्टर विरेंद्र ने कहा था कि ऐसा लगता है कि 5 साल का बजट है, हर बार ऐसा लगता है कि 5 साल का बजट दिया जा रहा है, हमें 1 साल का बजट चाहिए। 1 साल के बजट को पूर्ण लोगों को जरूर होना चाहिए कि बजट का कितना काम हुए, बार का बजट हुआ, क्या वो आगे काम भी हुए, उसका अनुपालन जरूर होना चाहिए कि बजट के बाद बहुत सारे काम नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना। रवि जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रदीप गुप्ता जी ने एक और कही, जिस पर मैं आने ही वाला था कि हमेशा बजट जारी होता है, इतने लाख करोड़ का बजट हुआ और फिर दोबारा से जब बजट होता है तो साहब इतने लाख करोड़ का हम लेकर आ गए। और हमेशा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ये कहती नजर जरूर आती है कि जो पिछली बार बजट में घोषणाएं की गई थी वो आगे चलती रहेंगी, उन पर काम जारी रहेगा। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम अगर हम साल भर में दोबारा बजट पेश करें तो कम से कम ये तो पता चले जनता को कि जो पिछली बार इतने लाख करोड़ जारी हुए थे उनमें से कितना कुछ बन चुका है, कितना कुछ तैयार हो चुका है, कितना काम होना बाकी है। देखिए, अगर ये आंकड़ा सरकार ने दे दिया तो फिर उनके लिए इस बजट में बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं, जहां तक मुझे समझ में आता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सरकार 5 साल का बजट, अब पहले 1 साल का बजट होता था, 5 साल का बजट इसलिए भी दिखाने लगी है, विजन दिखाने लगी है क्योंकि उनकी पिछली जो व्यवस्थाएं हैं, पिछले जो फेल्योर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं से वो कवर अप करते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। सरकार ने ये बोला कि आगे आने वाले समय में बजट का आकार बढ़कर 39.45 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और आने वाले समय में सरकार सब्सिडी को और बढ़ाएगी। अब इसी को अगर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें, जितने एम्स की बात की गई पिछले 10 सालों 10वां बजट है, तो 10 जो सरकार यहाँ पर बीजेपी है उन्होंने कितने
खोले, उनमें कितनी नौकरियां दी, कितने डॉक्टर बढ़ाए गए, इस बार कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जैसे ये फिगर तो जरूर आ जाती है कि 1,45,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे, लेकिन उसके आकलन और उसकी पुष्टि का कोई जरिया नहीं बताते। ये सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि 1,45,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट हुआ था, मैं कुछ रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहा था, जिसमें कि ये हुआ कि लगभग सरकार जो बजट एलोकेट करती है उसमें से 30% वो बजट जो एलोकेट करती है उसका खर्च भी नहीं कर पाती है। यानी कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स है जिसमें कि 20 से 30% तक फंड पड़ा रहता है, उसका हिसाब नहीं दिया जाता है, जो कि बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि आम आदमी का हक है कि अगर बजट एलोकेट हुआ है तो उससे कितने लोगों को फायदा मिला है और कितने लोगों को फायदा नहीं मिला, ये यहाँ पर सरकार को देना चाहिए। दूसरी तरफ है, अगर अब बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं कुछ फिर से वापस बजट पे आप लोगों को लाना चाहता हूँ। सरकार ने यहाँ पर ईवी सेक्टर की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात की है, क्रिप्टो करेंसी की बात की है, डिजिटल करेंसी पे बात की है। क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी इतना स्टेबल है? कितने फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं पेटीएम के थ्रू या किसी और ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जिससे कि लोगों को निजात नहीं है, और उनकी सुनवाई कितने दिनों में है? कुछ कम से कम इस चीज को लेकर के सरकार को एक यहाँ पर खाका देना चाहिए। रवि सिंह जी, क्रिप्टो करेंसी पर और जो डिजिटल करेंसी लाने की बात सरकार ने की है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछले साल से लेकर अब तक जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन को लेकर लगातार पिछले बजट में भी नजर बनी हुई थी कि किसानों के लिए पिछले बजट में क्या होगा, और इस बार भी निगाहें बनी हुई थी कि किसानों के लिए क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी इस बजट में कि जो सब्सिडी है उसमें लाभ मिलेगा किसानों को, कृषि यंत्र हैं उन पर लाभ मिल जाए, वहां से कुछ राहत मिले, या फिर जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसे बढ़ाने की बात किसानों के बीच थी, उम्मीद कर रहे थे कि 6,000 है तो 9,000 हो जाए। इन दोनों चीजों में राहत मिलती नजर नहीं आई है किसान को। बाकी हालांकि घोषणाएं की गई हैं एमएसपी को लेकर जो डायरेक्ट दी जाएंगी, और जो नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप की बात है, वो सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो किसान के लिए जरूरी था, मान लीजिए कृषि यंत्र है, उसे ट्रैक्टर खरीदना है, उसे कुछ खरीदना है, वहां पर सब्सिडी मिलती, और उसकी उपलब्धता को लेकर, क्योंकि देखिए सरकारें स्कीम चलाती हैं कि हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उन यंत्रों की उपलब्धता कितनी है, क्या सब किसानों के लिए उपलब्ध हो पा रहे हैं वो सब? देखिए, बहुत सही आपने मुद्दा बोला है, और शायद मेरे ख्याल से आपने अपने चैनल पे इस छोटी सी चीज को बहुत फोकस किया है। देखिए, सरकार ने यहाँ पर बिल्कुल पिछली बार कृषि बजट दिया था, उससे इस बार ये उम्मीद थी कि कम से कम 30% तक कृषि बजट यहाँ पर बढ़ेगा, जो कि सरकार ने नहीं किया। दूसरी तरफ है, सरकार ने कुछ अच्छी स्कीम्स रखी हैं, जैसे कि आपने किसान सम्मान योजना की यहाँ पर बात की, उसमें 6,000 मिल रहा है, 9,000 की एक्सपेक्टेशन थी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले बजट तक शायद ऐसा कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर एमएसपी को लेकर के यहाँ पर एमएसपी सरकार चिंतित है, बढ़ाना चाहती है, तो इन्फ्लेशन को लेकर के उनका क्या डिसीजन होगा, और इन्फ्लेशन के लिए क्या पब्लिक सफर करेगी, इस चीज को लेकर के यहाँ पर क्लियर नहीं। दूसरी तरफ एक और मुद्दा इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर सरकार ने कुछ साल जब 2014-15 में आई थी, तो सरकार ने जिस तरीके से बजट पेश किया था, कहा था कि यहाँ पर किसानों की आय 2021-22 तक दुगनी हो जाएगी। किसानों की आय दुगनी छोड़िए, यहाँ पर उनकी आय ही नहीं बची है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, और अभी भी हमारे यहाँ पे जो लोकल मंडी है, वेयर हाउसेज है, उनकी सिचुएशन बहुत पुअर है, और सरकार को इसके अलावा थोड़ा सा काम यहाँ पर वेयर हाउसेज पे करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार की कोई कमी नहीं है, किसान बहुत पैदा करते हैं, लेकिन उनके रख रखाव की व्यवस्था इतनी खराब है, और लोगों को, जो किसान यहाँ से सरकारी स्कीमों में फायदा उठाने के लिए जाते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है कि वो चीजें पर थोड़ी सी यहाँ पर कुछ स्टेप उठाए जाते, शायद किसान भी उससे सेटिस्फाई होते, और कहीं कहीं से आपका मुद्दा सही है कि यहाँ पर 6,000 की जगह कम से कम 9,000 8,000 तो देना ही चाहिए था। ठीक है रवि सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ संगम अग्रवाल हैं, जुड़ गए हैं, सीए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संगम अग्रवाल जी, आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद सर।
संगम अग्रवाल जी, मैं आपसे यहां पर यह समझने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है और आम आदमी निराश है। दूसरा, जो कॉर्पोरेट टैक्स थे उसमें राहत दी गई है, सरचार्ज में राहत दी गई है। एक इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। दूसरा, मेरा आपसे सवाल यह है कि एक जो सुविधा इस बार सरकार ने दी है कि अब आप पिछले 2 साल में जाके जो आपका ITR है उन चीजों में सुधार कर सकेंगे, वो कैसे पॉसिबल है और उसका क्या फायदा आम जनता को मिलने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने ये जो स्कीम दी कि 2 साल बाद तक हम अपने ITR में कुछ इसमें सुधार कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल बाद तक अपने ITR भर सकते हैं। उसमें जनरली उन लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। जनरली ऐसे आपको पता है कि हमारे इनकम टैक्स में क्या होता है कि प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी करता है, आपका ऑर्डर पास होता है, फिर आप उसकी अपील करते हो अपील के पास, फिर ITR एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाह रहा है 2 साल का टाइम देके कि अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है उनको, और वो इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल पे भी अवेलेबल है, उनको अगर आप उनके नोटिस भेजने से पहले ही उस इन्फॉर्मेशन को अपनी ITR में आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, लिटिगेशन का टाइम कम होगा आपका। तो क्या होता है 10-10 साल लग जाते हैं किसी मैटर को सॉल्व होने में, और अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं हो पाता। इस चीज से क्या होगा, रेवेन्यू का कलेक्शन जल्दी हो पाएगा, बिकॉज अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीजों को लिंक कर दिया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। हम अपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, शेयर पर ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, ये सारी चीजें हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे बड़े आराम से देख सकते हैं, और अपनी रिटर्न में उसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे मिसमैच आएगा हमारा, और डिपार्टमेंट फिर कल को इसको टेस्ट करेगा। तो उसी सीरीज में एक स्टेप आगे लेते हुए आज FM महोदय ने ये चीज ऐड करी है कि 2 साल तक अगर आप में कोई गलती रह गई है आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें, लेकिन उसकी कीमत आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना होगा। एक तो आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा जब आपको एक्चुअल अमाउंट पेबल था, और जिस दिन आप उस अमाउंट को पे कर रहे हैं, और साथ में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो पेनल्टी आपकी 25 से लेके 50% तक हो सकती है। ओके, तो ये 2 चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल का टाइम सीधा बढ़ गया है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, पर इससे क्या हुआ, तो लिटिगेशन का टाइम था, ये चीज कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के फेवर में है, बिकॉज टैक्सी को अभी भी टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बट डिपार्टमेंट को वो पैसा बहुत जल्दी कलेक्ट हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रदीप गुप्ता जी। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारे क्या कहते हैं, अग्रवाल जी बता रहे थे, रवि सिंह जी हैं हमारे साथ और संगम अग्रवाल जी हैं। जी, रवि सिंह जी हैं और संगम अग्रवाल जी हैं। तो इन्होंने जो सरकार ने फैसला, जो सरकार ने इस में फैसला करा है सरकार ने कि 2 साल के अंदर भी मौका मिलेगा आदमी को, ये एक अच्छा कदम है सरकार का कि आदमी जो विवाद है, जो सरकार ने पेनल्टी पड़ती है, सरकार ने पहले बजट में पेनल्टी लगाई थी 300% पेनल्टी, कहीं ना कहीं इस पर राहत मिलेगी। तो एक तो जो बात विवाद का चलता है सरकार का कार्यक्रम, उसमें आम आदमी को राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं उस पर राहत मिलेगी। तो इससे अच्छा कदम है। और दूसरे कॉर्पोरेट टैक्स जो कम करा है वो अच्छा कदम है सरकार ने, कई कदम सरकार के बहुत प्रभाव पानी, लेकिन अपनी बात जो है सरकार की बजट के अंदर देने वाली बात जो है, तो अभी रवि की बात कर रहे थे किसानों की, तो हमारे देश में पैदावार तो बहुत ज्यादा है, पैदावार कभी नहीं है, लेकिन वो जो आधा बार खराब होता है तो देर उसको करता है, तो प्रॉपर देखभाल नहीं पाती, जो वो हमारे वो बहुत ज्यादा नुकसान है, उस पर सरकार का ध्यान हर बार बजट में सुधार घोषणा करती है कि हम हम बनाएंगे, नजर आएंगे, लेकिन वो इतना बराबर से नजर नहीं आता। तो सरकार कहीं ना कहीं बजट का जो मैं पहले भी कहा था, जो बजट की घोषणा होती है उस बजट पे अप्लीकेशन कितना होता है, उस पर काम कितना किया जाता है, वो देखना बहुत आवश्यक है। तो बजट के सामने ये जरूरी हो कि बजट किया गया, इससे उस पर काम किया गया, कितनी चीजें बनाई गई, जैसे फॉर्मूले की बात की, गवर्नमेंट नहीं है, 15 बनी है, 30 बनी है, 100 की बात की, गवर्नमेंट चली है, 100 हवाई अड्डों की बात की, क्या किया गया इसके अंदर, तो केवल घोषणा करना ही नहीं होना चाहिए। हम जो है बजट को हम आपके बजट में आए, देखिए पहले बजट आ रहा था, आज से 7 साल पहले लोग बड़े ध्यान से बजट देखते थे, अब उनकी लोग कम होती जा रही है, इसलिए कम हो रही है कि बजट में सिर्फ चुनावी वादे नहीं होने चाहिए, बजट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए और लोगों को वास्तव में लगे कि इस बजट में हमें ये सुविधा मिली है, हमें फायदा होगा। तो महंगाई से लगाम लगाना सरकार का धर्म, सरकार का कर्तव्य सब है, महंगाई से सरकार लगाम नहीं लगा पा रही,
निर्णय लिया है उससे कहीं ना कहीं गति आएगी, हमारी ठीक है, बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उससे हमारे रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही तो छोटे व्यापारियों के लिए मैं करता रहता हूँ, छोटे व्यापारियों के लिए उनको जो है कार्य में लाना पड़ेगा। उनको इस तरह सरकार बाधा करती है लेकिन वो बेचारे नहीं ले पाते, तो थोड़े क्षेत्र के लोग हैं 7%, उनके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 45 सेकंड में एक फाइनल कमेंट मैं आप लोगों से चाह रहा हूं, और विषय है डिजिटल करेंसी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बातचीत उस पर नहीं कर पाए। क्या कुछ बदल जाएगा डिजिटल करेंसी आने के बाद? सबसे पहले संगम अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले तो मुझे लगता था कि फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को आरबीआई के थ्रू इसको लीगलाइज करना चाहिए था। एज ऑन डेट अभी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी जो है, जिसको हम वर्चुअल डिजिटल करेंसी या एसेट के नाम से जानते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट, वो अभी लीगल नहीं है इंडिया के अंदर। वो आरबीआई के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल करेंसी। हाँ बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर जैसे ही लॉन्च होती है उसका एक लीगलाइजेशन होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, अभी उसको बहुत ही ज्यादा नेट टैक्स में रखा गया है। 30% टैक्स जो हमसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर रखा गया है। और साथ में ही कोई भी लॉस का सेटअप अलाउ नहीं किया गया है, और ना ही उसका कोई लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा बेसिकली। तो अभी क्या है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अगर क्रिप्टो करेंसी की, तो बड़ा ही हार्ड डिसीजन लिया गया है उसके ऊपर। ना ही क्रिप्टो करेंसी का जो लॉस होगा वो किसी और बिजनेस के लॉस से आपका सेटअप हो पाएगा। तो आप कह सकते हो ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को बहुत स्ट्रिक्ट टैक्सेशन रेजिम में रखा गया। ठीक है, रवि सिंह। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार खुद अभी क्लियर नहीं है। कुछ दिन पहले जो चर्चाएं थी कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा, आज सरकार उस पर 30% का टैक्स लगा रही है। तो कहीं ना कहीं से आरबीआई से शायद मेरे ख्याल से, या फिर ये कहें कि सरकार का सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। और अभी जो डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है, सरकार को दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी अगर आती है तो हमारे लिए भी काफी अच्छा है और आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी से जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में क्या है, उसके बारे में पहले यहाँ पर चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप गुप्ता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया संगम अग्रवाल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है, लेकिन बजट के बाद जो चर्चा हुई उसमें निष्कर्ष यही है कि आम लोगों के लिए कोई खास राहत नहीं है। हालांकि कुछ बिंदु ऐसे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट का जिक्र निर्मला सीतारमण ने कर दिया है कि जिनमें देश पर चर्चा जरूरी है, देश में चर्चा जरूरी है, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो या फिर नाबार्ड के थ्रू जो एडवांस एग्रीकल्चर को लेकर बातचीत चल रही, चाहे वो हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन आम आदमी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।